हेलो बच्चों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के पार्ट 2 को करेंगे। अब तक के वीडियोस में हमने सिलेबस देखा, बोर्ड क्लासेस का, पेपर की तैयारी कैसे करें, जिसमें बच्चों को टिप्स दी गई थी जिससे कि वो अच्छे से अच्छे मार्क्स ले सकें। भारतीय इतिहास की जानकारी के स्रोतों में साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोतों के बारे में बात की। सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, स्थापत्य कला जैसे अन्नागार, नगर नियोजन, स्नानागार, जलाशय, गोदीवाड़ा आदि के बारे में हमने बात की। आज हम कला, लिपि, विज्ञान के बारे में अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के। सिंधु घाटी सभ्यता के जो भौगोलिक और सांस्कृतिक विस्तार था वो पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात में लुप्त सरस्वती नदी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता की कला में पत्थर निर्माण में मूर्ति कला, मन के निर्माण की कला, तांबे व कांसे की मूर्तियां, मृद भांड कला, मोहरें और धातु कला में नर्तकी की मूर्तियां थी जो कि उन्नत अवस्था में हमको मिली है, जिससे उनकी कला और उन्नत संस्कृति सभ्यता के बारे में जानकारी हमको प्राप्त होती है। मृद भांड कला के अंदर मिट्टी के बर्तन को गेरू रंग से पोतकर फिर उसके ऊपर काले रंग की तुलिका से चित्रकारी की जाती थी। मोहरें सेल खड़ी की बनती थी। हम एक एक बिंदु के बारे में अध्ययन करेंगे। पहले हम लेते हैं लिपि को। लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, सिंधु लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। जिस दिन ये पढ़ी जाएगी उस दिन सिंधु घाटी सभ्यता की जो और भी जानकारी है वो हमको प्राप्त हो जाएगी। अब इसका सबसे बड़ा जो अभिलेख मिला है वो धौलावीरा में मिला है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में, जो कि 17 अक्षर का है। ये लिपि में भावों को चित्रों के रूप में दिखा गया है, इसलिए इसको भाव चित्रात्मक लिपि भी कहा है, जिससे पिक्टोग्राफ भी कहा जा सकता है। भाव चित्रात्मक या पिक्टोग्राफ लिपि कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को। विज्ञान में गणितीय विज्ञान की जानकारी उनको थी, अंक ज्ञान का जानकारी थी, गुणा व योग की भी उनको जानकारी थी। औषधि विज्ञान में हमको बालक की खोपड़ी का अवशेष मिला है, जिसमें 6 छेद हुए हैं और उनको भरा दिया गया है। इससे पता चलता है कि उनको शल्य चिकित्सा के बारे में भी ज्ञान था। धातु विज्ञान में कांसे की मूर्ति मिली है जो नर्तकी की है और ये मोहनजोदड़ो से मिली है। दैमाबाद से रथ की मूर्ति मिली है, जिससे पता चलता है कि धातु विज्ञान उन्नत अवस्था में था। ढलाई व उपकरण निर्माण की कला से वो अवगत थे। आर्थिक उपलब्धि में उन्नत कृषि व्यवस्था थी, जिसमें कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और व्यापार की ये सभ्यता थी। विशाल अन्नागार, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में जो अवशेष मिले, इससे पता चलता है कि कृषि कार्य बहुत उन्नत अवस्था में था, जिसमें तिल, गेहूं, जौ, ज्वार, दालें, मटर इनकी फसलें होती थी। कपास और खजूर की भी खेती की जाती थी। कृषि कार्य हेतु बहलों का प्रयोग किया जाता, जो कि लकड़ी के बने होते थे। जुते हुए खेतों का अवशेष जो मिले वो राजस्थान में मिले, कालीबंगा नामक स्थान पर, जहाँ आड़ी तिरछी रेखाएं मिली हैं, जिससे पता चलता है कि दोहरी फसलों का संकेत हमें इससे प्राप्त होता है। आड़ी तिरछी रेखा का मतलब यही है कि 2 तरह की फसलें वो लेते थे। उद्योग और व्यवसाय में जैसा कि पहले बताया कि धातु की मूर्तियां मिली हैं, जिससे पता चलता है कि तांबे और कांसा से वो परिचित थे और इनकी मूर्तियां, बर्तन, औजार मिले हैं, जैसे चाकू, कांटे, आरियां, तलवार, बर्तन, छेनी, इस तरह की औजार प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो में नर्तकी की जो मूर्ति मिली है और रथ की आकृति दैमाबाद में मिली है। दैमाबाद कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। इसके बाद हम लेते हैं मन के निर्माण बहुत अधिक विकसित अवस्था में था, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, तो मन के बहुत कई तरह की धातुओं से मिले, जैसे चांदी, पत्थर, सीप, शंख, सोना, तांबा, सभी धातुओं के मन के प्राप्त हुए हैं। इनके कारखाने लोथल में मिले हैं, जो कि गुजरात में है। चन्नूदड़ो सिंध पाकिस्तान में है। यहाँ इनके मन के निर्माण के कारखाने प्राप्त हुए हैं, अवशेष मिले हैं, जिससे पता चलता है कि मन का निर्माण का कार्य बहुत अधिक होता था। मोहरें 2500 के करीब मिली हैं, जो कि सेल खड़ी की बनी हुई है। इस पर एक सिंह का पशु बना हुआ है, बाघ, हाथी, गैंडा, जो ये मानव जीवन में धर्म का संकेत देता है मोहरों के द्वारा। मोहरें मुद्रा नहीं थी, मोहरें अलग थी, जिनसे कि व्यापार के लिए काम में ली जाती थी। एक तरह से मोहर लगाने के काम में ली जाती थी, जो सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता था। वस्त्र उद्योग भी अच्छी स्थिति में था। कपास की खेती होती थी। इसमें तकली व तकलुए जो अवशेष के रूप में मिले, खोज में मिले, उससे पता चलता है कि कपड़े की बुनाई का काम भी वो लोग
अच्छे से करते थे। व्यापार और वाणिज्य, विदेशी व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उन्नत अवस्था में था। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बताया आपको कि ये सभ्यता व्यापारिक सभ्यता थी, तो व्यापार विदेशी और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तर पर होता था। घोड़े से ये परिचित थे। सुरकोटड़ा नामक स्थान पर घोड़े के अवशेष प्राप्त हुए। बांट भी बढ़ते क्रम में थे, बांट प्राप्त हुए जो कि बढ़ते क्रम में, जैसे 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 इस तरह से। निर्यात, यहाँ पर निर्यात मतलब जो वस्तुएं सिंधु घाटी सभ्यता से बाहर भेजी जाती थी वो है मसाले और कपड़े। जबकि आयात वो तांबे का करते थे। गणेश्वर राजस्थान के सीकर जगह से वो तांबे का आयात करते थे। मैसूर से सोना मंगाते थे जो कि कर्नाटक में है। चांदी ईरान और अफगानिस्तान से मंगाई जाती थी। ये सभी चीजें मन के निर्माण में के उपयोग होती थी, जिनका आयात वो करते थे गुजरात और महाराष्ट्र से। मेसोपोटामिया में मिली मोहर से व्यापारिक संबंध का पता चलता है मेसोपोटामिया के साथ सिंधु घाटी सभ्यता का। मेसोपोटामिया में सिंधु घाटी सभ्यता को मेलुहा शब्द दिया गया, मेलुहा नाम दिया गया है। जबकि सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत एक बटन के आकार की मोहर मिली है। ऐसी ही मोहर बहरीन में, मेसोपोटामिया में, फारस की खाड़ी में मिली है, जिससे पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का इन सभी जगहों के साथ में व्यापारिक संबंध रहे होंगे। सामाजिक जीवन, वर्ग विभाजन था। सबसे ऊपर शासक और महत्वपूर्ण कर्मचारी थे जो कि गढ़ी में निवास करते थे। सामान्य वर्ग था जो अलग अलग कार्यों के लोग थे, जैसे कृषक, श्रमिक वर्ग, ये सब नगर या बस्ती में रहते थे। इन सभी के परिवार सबसे छोटी इकाई थी। सामाजिक रूप से परिवार सबसे छोटी इकाई थी। नर्तकी और मातृ देवी की जो मूर्ति मिली है, मातृ देवी की एक वृक्ष निकलते हुए दिखाया है एक, तो इससे ये पता चलता है कि जो सत्ता रही होगी वो मातृ सत्तात्मक रही होगी, सामाजिक व्यवस्था मातृ सत्तात्मक रही होगी। स्त्री और पुरुष की जो मूर्तियां मिली उनमें आभूषण पहने हुए दिखाया गया, जिससे पता चलता है कि दोनों ही आभूषण प्रेमी थे। मनोरंजन में एक मुद्रा में ढोलक की आकृति दिख रही है, जिससे पता चलता है कि वाद्य यंत्र से परिचित थे और संगीत प्रेमी थे। शिकार भी करते थे, शिकार के शौकीन थे। धार्मिक जीवन में वृक्ष, जल की पवित्रता, पशु पूजा का महत्व था, जो कि आज भी वर्तमान में हमारे जीवन में भी इनका प्रचलन है। वृक्ष में एक आकृति मिली है जिसमें 2 पीपलों के बीच में एक देवता के समान कोई आकृति है, जिसके सामने 7 मानव आकृतियां हाथ जोड़े खड़ी हैं। जल की पवित्रता और स्नान का महत्व स्नानागार मिलने से, जहाँ की मोहनजोदड़ो में मिले हैं, इनसे पता चलता है। पशु पूजा में नाग की पूजा होती थी, जिसके अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं। पशुपतिनाथ हुए हैं, जिनके सामने हाथी बाघ, पास में गैंडा और भैंसा और नीचे हिरण बैठा हुआ है। एक योगी की मूर्ति भी मिली है जो कि पद्मासन के रूप में है, जिससे पता चलता है कि उनके जीवन में तप और योग का भी महत्व था। कालीबंगा, लोथल और राखी गढ़ी और बाणवली के अंदर अग्निकुंड व अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, जो कि हवन स्थल है। इससे पता चलता है कि वो तप और हवन में भी विश्वास रखते थे। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में यह सभ्यता मुख्य रूप से व्यापारिक सभ्यता थी। तो हम कह सकते हैं कि शासन के प्रमुख केंद्र प्रशासनिक दृष्टि से 4 रहे होंगे: हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और कालीबंगा। इनमें नगर नियोजन, गलियों की साफ सफाई, जल संरक्षण व्यवस्थाएं, इन सबको देख करके लगता है कि वहां पूर्ण और कुशल रूप से कोई राजसत्ता का नियंत्रण अवश्य ही रहा होगा। प्रशासन, आज के नगर पालिका के अनुसार कोई व्यवस्था अवश्य रही होगी जो कि वहां की सारी व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाती है, कि जल निकास प्रणाली है, भवन निर्माण है, गढ़ी व्यवस्था है, साफ सफाई है। इस तरह की सभी व्यवस्थाओं को देखते हुए, व्यापार वगैरह को देखते लगता है कि वहां एक कुशल और सुदृढ़ प्रशासन रहा होगा। अस्त्र शस्त्र वहां बहुत कम मिले हैं। इससे पता चलता है कि सभ्यता शांति प्रिय थी। युद्ध वगैरह में ये विश्वास नहीं रखते थे। तीर, बाण, भाले, इस तरह के छोटे अस्त्र मिले हैं जो कि शायद शिकार करने या पशुओं से स्वयं की रक्षा करने के लिए उपयोग में लेते जाते थे। ये मुख्य रूप से व्यापारिक सभ्यता थी। ये सभ्यता व्यापार के लिए भारत से बाहर भी इनका व्यापार होता था। भारतीय सभ्यता के प्रमाण हमें उस समय की विदेशी सभ्यता में भी देखने को मिलते हैं। जैसे क्रीट में मातृ पूजा का प्रचलन है। मोहनजोदड़ो जैसे ही सुमेर व बेबीलोन में भेड़ की आकृति में दाढ़ी बनाना तथा मिस्र की कब्रों में गुड़िया का मिलना ये प्रमाणित करता है कि भारतीय सभ्यता का विदेशों से व्यापार के साथ साथ सांस्कृतिक संबंध भी रहा था। अब हमने ये पढ़ा सिंधु घाटी सभ्यता की कला, सभ्य लिपि, सामाजिक
आर्थिक और धार्मिक जीवन। हमने ये सिंधु घाटी सभ्यता के जो मुख्य मुख्य सभी पॉइंट्स को ले लिया है जो हमारे सिलेबस के अंतर्गत आता है। आशा है आप सबको ये बहुत पसंद आ रहे होंगे वीडियो, जैसा कि बच्चों का रेस्पॉन्स आ रहा है, इससे मुझे लग रहा है कि बच्चे पसंद कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो और आप चाह रहे हैं कि मैं इनके सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आगे भी कंटिन्यू करूँ, आप चाहें तो मेरे वीडियो को देख करके इसके नोट्स बना सकते हैं, जो कि सारे पॉइंट्सों को मैंने इसके अंदर कवर किया है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल बटन भी दबाएं, ताकि मैं अपने वीडियो आगे भी आप लोगों को भेजती रहूँ। थैंक यू।